इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शक्ति यानी कि पावर। यह टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी का है। शक्ति में हमें सबसे पहले पढ़ना है शक्ति का अर्थ या इसकी व्याख्या, उसके बाद में शक्ति के स्रोत, उसके बाद शक्ति के प्रकार, उसके बाद शक्ति का प्रयोग और उसकी सीमाएं, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान में शक्ति का दृष्टिकोण। तो सबसे पहले देखते हैं शक्ति का क्या अर्थ होता है। शक्ति मानव जीवन का एक बहुत जटिल और बहुपक्षीय तत्व है। शक्ति के अनेक अर्थ होते हैं। सामान्य शब्दों में शक्ति का अर्थ है व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करना और उनसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना। तो शक्ति का सामान्य अर्थ क्या है कि दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करना और उनसे अपना मनचाहा कार्य करवाना। बायरस्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो बायरस्टेड क्या कहता है कि शक्ति बल प्रयोग करने की योग्यता है, बल का वास्तविक प्रयोग नहीं है। लासवेल, कैपलान और हर्बर्ट साइमन ने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि ये तीनों विचारक मानते हैं कि शक्ति दूसरों को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। मार्गेंथाउ के अनुसार शक्ति का प्रयोग करने वालों तथा जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है उनके बीच एक मनोवैज्ञानिक संबंध होता है। यानी कि मार्गेंथाउ शक्ति को एक मनोवैज्ञानिक तत्व मानता है। तो ये तो हो गया शक्ति का अर्थ। अब देखते हैं शक्ति के स्रोत। शक्ति अनेक स्रोतों से उत्पन्न होकर विभिन्न रूपों में स्वयं को प्रकट करती है। शक्ति के स्रोतों की निश्चित सूची देना तो संभव नहीं है, फिर भी शक्ति के कुछ प्रमुख स्रोत हैं जिनका उल्लेख इस प्रकार है। तो अब देखते हैं कि शक्ति के कौन कौन से स्रोत होते हैं। सबसे पहला स्रोत है ज्ञान। शक्ति का प्रथम स्रोत ज्ञान है। ज्ञान व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करता है। यानी कि ज्ञान के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि वे शक्ति का साधन बन सकें। यानी कि जो व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं, यदि हम उनके साथ ज्ञान का समावेश कर दें तो वे विशेषताएं शक्ति बन जाती हैं या शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। व्यक्ति के नेतृत्व का गुण, इच्छा शक्ति, सहन शक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति आदि तत्व शक्ति के महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो यह हो गया शक्ति का प्रथम स्रोत जिसका नाम है ज्ञान। और ज्ञान शक्ति का प्रथम स्रोत है और आंतरिक स्रोत है। दूसरा स्रोत है प्राप्तियां। प्राप्तियों का मतलब है धन संपदा। ज्ञान शक्ति का आंतरिक तत्व है। शक्ति का निर्धारण करने वाले बाहरी तत्व भी होते हैं जिनमें प्राप्तियां सर्वाधिक प्रमुख हैं। इन्हें आर्थिक शक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्राप्तियों का मतलब है आर्थिक शक्तियां या धन संपदा। प्राप्तियों के अंतर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व, एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थिति आदि को सम्मिलित किया जाता है। प्राप्तियां या संपत्ति शक्ति का एक स्रोत अवश्य हैं, लेकिन यह न तो शक्ति का एकमात्र स्रोत है
और न ही निश्चित रूप से प्रभाव डालने वाला स्रोत। तो जो संपत्ति होती है वह शक्ति का स्रोत होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह हमेशा शक्ति का स्रोत रहे। अब आगे देखते हैं। बिना संपत्ति के भी एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के कार्यों को प्रभावित कर सकता है और संपत्ति होने पर भी आवश्यक नहीं है कि वह दूसरों के कार्यों को प्रभावित कर सके। तो इसका अर्थ है कि जो संपत्ति होती है, जो आर्थिक शक्ति होती है, वह शक्ति का स्रोत अवश्य है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह हमेशा शक्ति का स्रोत रहे। शक्ति का तीसरा स्रोत है संगठन। देखो, आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो इसलिए आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लो ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। तो तीसरा स्रोत है संगठन। संगठन अपने आप में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे कि कहा भी जाता है कि संगठन में ही शक्ति है। विभिन्न इकाइयाँ आपस में मिलकर संघ बना लेती हैं या संगठन बना लेती हैं, तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आधुनिक युग के मजदूर संघ तथा व्यापारिक संघ इसके उदाहरण हैं। शक्ति का सबसे बड़ा संघ राज्य है। इसका एक प्रमुख कारण राज्य का सर्वाधिक संगठित होना ही है। तो इस प्रकार संगठन में भी शक्ति होती है। शक्ति का चौथा स्रोत है आकार। यह माना जाता है कि एक संगठन का आकार जितना बड़ा होगा, वह संगठन उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। आकार के साथ यदि संगठन का मेल हो तो ऐसा होता भी है, लेकिन सभी परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता। अनेक बार ऐसा भी होता है कि संगठन का बड़ा आकार उसे असंतुलित कर देता है। तो चौथा स्रोत क्या है? आकार। यानी कि सामान्यतः किसी संगठन का जितना बड़ा आकार होता है उसकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है, लेकिन हमेशा यह बात सच नहीं होती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बड़ा आकार होने के कारण संगठन कमज़ोर हो जाता है। अब देखते हैं शक्ति के प्रकार। शक्ति विभिन्न प्रकार की होती है। मैक्स वेबर केवल औचित्यपूर्ण शक्ति का ही अध्ययन करता है, जिसे वह सत्ता कहता है। तो औचित्यपूर्ण शक्ति क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्ण शक्ति के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है कानूनी या वैधानिक शक्ति। जब अधीनस्थ लोग शक्तिवान व्यक्तियों द्वारा निर्मित कानूनों की वैधानिकता में विश्वास करते हैं, तो यह वैधानिक शक्ति कहलाती है। यानी कि जब हमारे पास कानून बनाने की शक्ति होती है और लोग उस कानून का पालन करते हैं, तो उसको बोलते हैं कानूनी या वैधानिक शक्ति। दूसरी है परंपरागत शक्ति। जब शक्तिवान के आदेशों को परंपरा के आधार पर पवित्र माना जाता है, तो इसे परंपरागत शक्ति कहा जाता है। तीसरी है करिश्मावादी या करिश्माई शक्ति। जब व्यक्ति शक्तिशाली के व्यक्तिगत गुणों के प्रति भक्ति भाव रखते हैं, तो उसे करिश्माई शक्ति कहा जाता है। तो इस प्रकार मैक्स वेबर औचित्यपूर्ण शक्ति के 3 प्रकार बताता है। पहला है कानूनी या वैधानिक, दूसरा है परंपरागत और तीसरा है करिश्मावादी। अब देखते हैं शक्ति का प्रयोग और उसकी सीमाएं। शक्ति का प्रयोग विभिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा किया जाता है, जैसे पुरस्कार, दंड, आर्थिक लाभ देना या रोकना। इन साधनों की मात्रा एवं प्रकार देश, समय तथा संस्कृति के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं।
अब देखते हैं कि शक्ति के प्रयोग पर क्या सीमाएं होती हैं। लेकिन शक्ति का प्रयोग निरंकुश नहीं होता, उसके ऊपर अनेक प्रतिबंध तथा सीमाएं होती हैं। ये सीमाएं अनेक बातों से संबंध रखती हैं, जैसे इतिहास, परंपरा, सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता के तरीके, राजनीतिक विकास, धर्म और नैतिकता। यानी कि ये सभी जो तत्व हैं ये शक्ति के प्रयोग पर सीमाएं लगाते हैं या उनको सीमित करते हैं। अब देखते हैं राजनीति विज्ञान में शक्ति का दृष्टिकोण। लासवेल और कैटलिन ने राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा का विस्तार से वर्णन किया है। लासवेल वर्तमान युग का सबसे अधिक प्रभावशाली व प्रसिद्ध शक्ति शोधकर्ता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान युग का सबसे प्रभावशाली शक्ति शोधकर्ता कौन है, तो आप बताओगे लासवेल। अब जो ये दो विचारक हैं लासवेल और कैटलिन, अब इन दोनों के विचार पढ़ते हैं कि ये शक्ति के बारे में क्या बताते हैं। सबसे पहला है कैटलिन के विचार, जॉर्ज कैटलिन के विचार। राजनीति विज्ञान में कैटलिन प्रथम व्यक्ति था जिसने शक्ति को केंद्र मानकर व्यवस्थित सिद्धांत का विकास किया। कैटलिन ने शक्ति को राजनीतिक जीवन का प्राथमिक तत्व माना है। कैटलिन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अपनी कामनाओं को पूरा करने की इच्छा होती है। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अन्य लोगों की इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है। यहीं से शक्ति या संघर्ष के तत्व का उदय हो जाता है। तो कैटलिन ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने शक्ति को राजनीति विज्ञान में केंद्र बिंदु माना और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में अपनी कामनाओं को पूरा करने की इच्छा होती है और इस इच्छा को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं पर नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है। और जब व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहता है तो वहीं से शक्ति का जन्म होता है। दूसरा विचारक है हेराल्ड लासवेल। लासवेल के अनुसार राजनीति विज्ञान में शक्ति एवं मूल्य दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। लासवेल ने अपनी पुस्तक हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ में स्पष्ट किया है कि उच्च राजनीतिक वर्ग के पास जो शक्ति होती है उसका स्रोत क्या है। यह पुस्तक उन साधनों का वर्णन करती है जिसके माध्यम से उच्च वर्ग के लोग शक्ति के पद पर पहुंचते हैं। इसके अलावा लासवेल की एक बुक है पावर एंड सोसाइटी। इस बुक में लासवेल ने राजनीति विज्ञान में शक्ति के अंतर्गत मूल्यों को भी शामिल किया है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक शक्ति यानी कि पावर। शक्ति के साथ दो टर्म और यूज की जाती हैं, शक्ति, सत्ता और वैधता। तो जो सत्ता और वैधता है उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।